हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं आईयूपीएससी नेमिंग का सेकंड लेक्चर। तो सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर जो था उसमें हमने बेसिक चीज़ें देखी थी और आज भी थोड़ा बेसिक ही रहेगा क्योंकि बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो सब कुछ समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर आईयूपीएससी नेमिंग का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं कैसे कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। तो देखते हैं जनरल नेमिंग फॉर सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड की जनरल नेमिंग देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले एन प्रीफिक्स से बनने वाले कंपाउंड। तो कैसे एन प्रीफिक्स का यूज करेंगे, तो एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर है अगर एक स्ट्रेट कार्बन चेन है जिसमें कोई भी ब्रांच नहीं है तो उसको बोलते हैं एन, मतलब एन प्रीफिक्स से बनेगा। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो इसको बोलते हैं ब्यूटेन क्योंकि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। जब भी सैचुरेटेड कंपाउंड आते हैं तो उनमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है। अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं तो उनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। तो यहाँ पर सैचुरेटेड कंपाउंड है तो इसमें एक भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा, ओनली ऑन सिंगल बॉन्ड आएंगे। तो यहाँ पर ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, तो 4 कार्बन है, तो इसको बोलते हैं ब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन ये इसका नेम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एन प्रीफिक्स का यूज करेंगे। लिख देती हूँ एन प्रीफिक्स से बनने वाले कंपाउंड। तो ये यहाँ पर 4 कार्बन थे तो यहाँ पर ब्यूटेन आएगा। अगर स्ट्रेट चेन है, कोई भी ब्रांच नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे एन ब्यूटेन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 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 CH3। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो इसको लिखेंगे एन पेंटेन। एल्केन है तो ANE सफिक्स का यूज करेंगे। यहाँ पर सैचुरेटेड कंपाउंड है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ANE सफिक्स ही आएगा और यहाँ पर प्रीफिक्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पर एन पेंटेन हो जाएगा और यहाँ पर एन ब्यूटेन होगा क्योंकि यहाँ पे 5 कार्बन है तो एन पेंटेन होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन आइसो प्रीफिक्स से बनने वाले कंपाउंड। ये नॉर्मल कंपाउंड है, अभी आईयूपीएससी नेमिंग नहीं कर रहे हैं, ये सिंपल नेमिंग है इनकी। के बाद में हम देखेंगे कि आईयूपीएससी नेमिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। अभी जनरल नेमिंग कर रहे हैं कंपाउंड की। तो देखते हैं आइसो प्रीफिक्स से बनने वाले कंपाउंड। तो आइसो प्रीफिक्स का यूज कैसे करेंगे, जैसे कि कोई भी कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, तो इसमें देख रहे हैं कि अगर सेकेंड लास्ट कार्बन जो है उससे कोई भी मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होता है, तो या फिर मिथाइल ग्रुप यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप से कनेक्टेड होता है तो उसको बोलते हैं आइसो। उसके लिए प्रीफिक्स का यूज करते हैं आइसो। तो यहाँ पर होगा कितने कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन है, तो इसको बोलते हैं आइसो ब्यूटेन, इसका नेम हो जाएगा आइसो ब्यूटेन। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्योंकि सेकंड अगर कोई भी कंपाउंड है उसमें सेकंड लास्ट कार्बन पर कोई मिथाइल ग्रुप आके जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं आइसो, मतलब आइसो प्रीफिक्स का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल जो कि 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री होना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर देखो तीनों तरफ से कार्बन अटैच है, इसके तीनों तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री कार्बन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH2 और ये CH3 नहीं, यहाँ पर देखते हैं एक और CH3, तो यहाँ पर जोड़ते हैं CH3। तो इसको अब इसको देखते हैं, तो यहाँ पर अगर एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं और यहाँ पर लिख दे एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं और ऐसे एक बॉन्ड लगा देते हैं इधर, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर अगर एल्केन है और एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो इसको बोलते हैं एल्काइल। YLE सफिक्स लग जाता है उसके पीछे, YLE एल्काइल हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ और समझाती हूँ। यहाँ पर है एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है, और एल्काइल होगा उसके लिए CnH2n+1 होगा केवल। ये तो सिर्फ समझने के लिए फॉर्मूला होगा, वैसे तो ऐसे नॉर्मली समझ सकते हैं। जैसे कि CH4 मेथेन है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, CH3 हो जाएगा। उसके बाद में एथेन है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और इधर है एथेन है तो यहाँ पर
और H5 हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं इथाइल मिथाइल, ऐसे YLE सफिक्स लग जाता है इनके पीछे, तो ऐसे देखना है। तो यहाँ पर ये एक कंपाउंड था और इधर मिटा दूंगी मैं, ये अपना कंपाउंड था, तो इसमें 1 2 3 4 और 5 कार्बन है, तो इसको बोलते हैं पेंटेन। नॉर्मल तो पेंटेन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर सेकेंड लास्ट कार्बन है, इसमें इससे मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, तो इसको बोलते हैं पेंटेन है, तो इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है एक हाइड्रोजन कम है, तो इसको बोलते हैं आइसोपेंटाइल। पेंटाइल YLE सफिक्स लग जाएगा। अगर मिथाइल होता है तो मेथेन होता है, मिथाइल हो जाता है, एथेन होता है तो इथाइल हो जाता है, ऐसे होगा तो पेंटाइल हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर इसकी नेमिंग करेंगे, तो इसको लिखेंगे आइसो। उसके बाद में कितने कार्बन है आइसो, यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 कार्बन है, तो आइसो पेंटाइल YL, तो ये आइसोपेंटाइल इसका नेम हो जाएगा। ध्यान रखना है यहाँ पर कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, सेकेंड लास्ट कार्बन पर मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है और यहाँ पर बॉन्ड लगा है, एक हाइड्रोजन कम है, यहाँ आगे इससे ये कार्बन से जुड़ेगा, तो यहाँ पर इसको एक हाइड्रोजन कम है, तो इसको आइसोपेंटाइल लिखेंगे और यहाँ पर आइसो प्रीफिक्स का यूज किया है। तो ये कुछ नॉर्मल कंपाउंड थे, इनकी नॉर्मल कंपाउंड थे और स्ट्रेट कार्बन की चेन थी जिसमें कोई भी ब्रांच नहीं थी, तो इनकी नेमिंग ऐसे करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक टाइप और देख लेते हैं जिसमें देखते हैं नियो प्रीफिक्स का यूज कैसे करते हैं। हमने सबसे पहले देखा है एन प्रीफिक्स का यूज करके कैसे कंपाउंड बनते हैं, और फिर उसके बाद में आइसो प्रीफिक्स का यूज किया। अब नियो प्रीफिक्स का यूज करते हैं। नियो प्रीफिक्स का यूज कब करते हैं, जब सेकेंड लास्ट कार्बन है, कंपाउंड में सेकेंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होते हैं, कनेक्टेड है या फिर अटैच्ड है, तो उसकी नेमिंग करते हैं, तो उसमें नियो प्रीफिक्स का यूज करते हैं। तो देखते हैं, एक कंपाउंड लेते हैं, इधर लेती हूं मैं, तो CH3 CH2 CH, इधर देखते हैं तो यहाँ पर CH3, ये CH3 और इधर CH3, ये कंपाउंड है। तो इसमें देखते हैं, इसकी नेमिंग करते हैं, तो यहाँ पर कितने कार्बन, 1 2 और ये 3, तो ये हो गए 5 कार्बन। तो यहाँ पर इसकी नेमिंग करेंगे, तो इसमें नियो प्रीफिक्स का यूज करते हैं, तो नियो पेंटेन नाम हो जाएगा इसका। होगा नियो पेंटेन। ये जनरल नेमिंग है, कोई भी कंपाउंड है इनकी जनरल नेमिंग ऐसे करते हैं। यहाँ पर सेकेंड लास्ट कार्बन है, ये वाला ये फर्स्ट है, ये सेकेंड लास्ट कार्बन है, इससे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो इसकी नेमिंग करेंगे, तो इसको लिखेंगे नियो पेंटेन। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब देखते हैं हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड को। पहले हमने सेचुरेटेड कंपाउंड को देखा कि सेचुरेटेड कंपाउंड है, उनकी जनरल नेमिंग कैसे करते हैं वो देखा। अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड देखते हैं, तो 0 से स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे स्मॉल रिंग जो होती है उसको देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देख रहे हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड, तो सबसे छोटी बेंजीन रिंग, जैसे कि साइक्लिक कंपाउंड है तो उसमें कार्बन होंगे, और जो कार्बन की सबसे छोटी वाली रिंग होती है वो ये होती है प्रोपेन। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल, अगर एलिफेटिक होते हैं कंपाउंड, एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं तो उसमें एल्केन बोलते हैं। तो यहाँ पर एरोमेटिक रहते हैं, या फिर जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लिक कंपाउंड है तो सबसे छोटी चेन की सबसे छोटी साइकिल की बात करते हैं, तो उसमें आती है प्रोपेन। तो अब इसकी नेमिंग करते हैं, तो प्रोपेन है, तो यहाँ पर 3 कार्बन है, तो इसको बोलते हैं प्रोपेन। मेथ एथ और प्रोप, तो प्रोपेन है, एल्केन है, तो यहाँ पर ANE सफिक्स है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसको बोलते हैं प्रोपेन। तो यहाँ पर जो है साइक्लो, क्योंकि ये अगर इसकी नेमिंग करेंगे तो साइक्लो लगाएंगे, एक साइकिल है पूरा, तो इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। एक रिंग है, मतलब एक साइकिल है, तो इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। इससे छोटी रिंग बन नहीं सकती है, इससे छोटी रिंग मतलब साइकिल बन नहीं सकती, क्योंकि दो की कोई बन नहीं सकती है, तीन जो कार्बन है उससे बनती है सबसे छोटी वाली। उसके बाद देखते हैं, एक और देखते हैं, इसको बोलते हैं, यहाँ पर 4 कार्बन है तो इसको बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन। 6 मेंबर की बोलते हैं, 6 कार्बन रहेंगे इसमें, तो इसमें 6 कार्बन है तो इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट देखते हैं 7 मेंबर रिंग को,
3 और 5, इधर ऐसे नहीं बनेगी ये कुछ इस टाइप की बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 मेंबर रिंग बन गई एक, जिसमें 7 कार्बन है। तो इसको बोलते हैं साइक्लोहेप्टेन। साइक्लोहेप्टेन। नेक्स्ट देखते हैं, इसको बोलते हैं साइक्लोऑक्टेन। साइक्लोऑक्टेन, क्योंकि यहाँ पर 8 कार्बन है तो इसको बोलेंगे साइक्लोऑक्टेन। और इसके बाद में और भी एग्जांपल देती हूँ मैं। कुछ साइक्लिक रिंग जो रहती हैं वो आपस में जुड़ी रहती है, तो उनका देती हूँ। ये जो है जनरल नेमिंग है इनकी। अगर साइक्लिक है तो उसके आगे साइक्लो लगाना है, और जो नेम होगा वो वैसे के वैसे ही होगा। अगर इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है तो यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो इसको बोलते हैं साइक्लोब्यूटीन हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा। YNE सफिक्स लग जाएगा। अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ENE सफिक्स लगा देंगे। यहाँ पर ANE हट के ENE हो जाएगा, साइक्लोब्यूटीन हो जाएगा। और यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ये साइक्लोब्यूटीन हो जाएगा। और यहाँ पर YNE लग जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। सिर्फ साइकिल है तो उसके आगे साइक्लो लगाना है। तो साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन। अब देखते हैं कुछ कंपाउंड, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है उनको देखते हैं। जैसे कि कोई बेंजीन रिंग है, ये एक बेंजीन रिंग है और इससे एक और रिंग अटैच है, कनेक्टेड है। इससे एक और रिंग अटैच्ड है। तो यहां पर देखते हैं, तो इसको बोलते हैं नेफ्थलीन। इसका नेम होगा नेफ्थलीन। नेफ्थलीन। नेक्स्ट देखते हैं, अगर 3 रिंग बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हुई रहती है ऐसे, ऐसे जो बेंजीन रहती रिंग उसमें जो अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पर ऐसे अपन को लगाना है। और यहाँ पर ऐसे रहेंगे, डबल सिंगल डबल ऐसे चलता है। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर डबल, इधर भी डबल रहेगा। तो इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। तो ये हो गई ये नेफ्थलीन और ये एंथ्रासीन। अगर 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हुई रहती है तो उसको बोलते हैं नेफ्थलीन, और ये इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। तो यहाँ पर कुछ साइक्लिक रिंग देखिए और उनकी नेमिंग कैसे करते हैं, वो बिल्कुल सिंपल था ये। और ये अब बिल्कुल सिंपल चीजें बताइए मैंने। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे कुछ बेंजीन के साथ कुछ ग्रुप आके अटैच्ड होते हैं, तो उनकी नेमिंग कैसे करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जनरल नेम क्या होता है उनका, वो देखते हैं। तो अब हम जिस चीज का इंतजार कर रहे थे उसको देखते हैं। अब देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड को। तो यहाँ पर देखेंगे, अब देखेंगे हम एरोमेटिक कंपाउंड को। तो एरोमेटिक कंपाउंड है, उसमें 2 टाइप के होते हैं, एक बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। तो अभी हम देखेंगे बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। तो जिसमें फर्स्ट है बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, सेकेंड है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो हम पढ़ रहे हैं बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड को। तो देखते हैं, इसको पढ़ रहे हैं बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड को। तो इसमें डबल
सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड जो होते हैं वो अल्टरनेट होते हैं, और स्वीट स्मेल होती है इसकी, अरोमा। और ये जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो जो होते हैं हाईली स्टेबल होते हैं, हाईली स्टेबल कंपाउंड होते हैं ये। तो देखते हैं इनकी नेमिंग कैसे होती है। जो एरोमेटिक कंपाउंड है उनमें ग्रुप आके अटैच्ड होते हैं या हाँ, तो उनकी नेमिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे अब। तो फर्स्ट में ले रहे हैं हम, अगर एक बेंजीन रिंग है, ये एक बेंजीन रिंग है, इसमें देखते हैं कि जैसे कि अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पर अगर एक बेंजीन रिंग होती है, ये यहाँ पर एग्जांपल लेके बताती हूँ। बेंजीन रिंग है, इसमें कभी कभी ऐसे एक सर्कल, एक ऐसे गोला बना दिया जाता है। तो क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इनमें इन बॉन्ड में लगातार रेजोनेंस होता है, जिसकी वजह से ये पूरे अंदर घूमते रहते हैं। तो इसलिए इसको इससे जो एक सर्कल से भी शो किया जा सकता है, तो ये भी बना सकते हैं, या फिर हम बॉन्ड लगाकर बता सकते हैं, दर्शा सकते हैं। पर दोनों नहीं कर सकते, केवल एक ही कर सकते हैं, या तो बॉन्ड लगाओ या फिर ऐसा सर्कल बनाओ। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये एक रिंग है, तो इसमें अगर यहाँ पर एक एसिडिक ग्रुप आके जुड़ जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप या एसिडिक ग्रुप आके जुड़ जाता है, तो इसको बोलते हैं बेंजेनोइक एसिड। बेंजेनोइक एसिड, अगर जो एसिडिक ग्रुप है वो यहाँ पर आके जुड़ रहा है तो इसको बोलते हैं बेंजेनोइक एसिड, बेंजीन रिंग के साथ में। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर बेंजीन रिंग है और ये एक बेंजीन रिंग है, तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो जो फर्स्ट कार्बन ये होगा, सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन। तो जो फर्स्ट कार्बन है इसको बोलते हैं ऑर्थो, सेकेंड कार्बन इसको मेटा, और इसको बोलते हैं पेरा। तो ये ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं ऑर्थो, फर्स्ट कार्बन को ऑर्थो, इसको मेटा, और ये इधर राइट वाली साइड है और इस वाली साइड में भी ऑर्थो, मेटा और पेरा। तो ये ऐसे ध्यान रखना है, फर्स्ट वाला कार्बन जो है ऑर्थो, सेकेंड वाला कार्बन मेटा और थर्ड वाला कार्बन पेरा। तो ऐसे इसकी नेमिंग होती है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर दो एसिडिक ग्रुप आके जुड़ते हैं, यहाँ पर एक ऑर्थो और एक मेटा पोजीशन पर। तो इसका नेम हो जाएगा, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। थैलिक एसिड। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है और इसके साथ में एक मिथाइल ग्रुप लग जाता है, तो इसको बोलते हैं टोलुइन। और नेक्स्ट देखते हैं, अगर एक बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर एक NO2 ग्रुप जोड़ देते हैं, इस रिंग के साथ में अगर एक NO2 ग्रुप जुड़ा होता है तो इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। अगर एक बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन ग्रुप जुड़ जाता है, जैसे कि यहाँ पर X है, तो यहाँ पर हेलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये जुड़ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं, या तो हेलो बोलते हैं। अगर यहाँ पर क्लोरीन जोड़ देते हैं तो इसको बोलेंगे क्लोरो, या फिर हेलो ही लिख देती हूँ मैं, क्योंकि फिर जोड़ के ही देखेंगे। अभी यहाँ पर समझने के लिए कुछ भी जोड़ सकते हैं, हेलोजन ग्रुप जितने भी है, क्लोरीन को, ब्रोमीन को या आयोडीन को जोड़ सकते हैं। तो हेलो बेंजीन। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर आ जाएगा या नहीं आएगा, थोड़ा सा इसको इधर करती हूँ, यहीं पे लेते हैं। अगर एक बेंजीन रिंग है और इसमें एक NH2 ग्रुप जुड़ जाता है तो इसको बोलते हैं एनिलीन। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, इधर है, तो यहाँ पर देखेंगे
बेंजीन रिंग है, इसमें अगर CH डबल बॉन्ड CH2 तो इसको बोलते हैं स्टाइरिन। स्टाइरिन। अगर बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ में यहाँ पर है एक SO3H, ये जुड़ेगा तो इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर एक एस्टर ग्रुप को जोड़ेंगे तो यहां पर आ जाएगा O और इधर CH3 RO। ये एस्टर ग्रुप है तो यहां पर बोलते हैं इसको एनिसोल। एनिसोल, इसको बोलते हैं एनिसोल। अगर एक बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर एक ग्रुप जोड़ते हैं हम, थोड़ी सी सही से नहीं बनी होगी शायद, तो भी इसको सही से बनाते हैं। थोड़ा सा पहले भी कोशिश कर रही थी मैं, सही से नहीं बनी थी। तो इसको बोलते हैं बेंजेल्डिहाइड। इसको बोलते हैं बेंजेल्डिहाइड। अगर एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है ये एक, और अगर इसमें देखते हैं और इधर एक CH3 और एक इधर CH3 तो इसको बोलते हैं क्यूमिन। इसको थोड़ा सा क्यूमिन। कुछ साइक्लिक कंपाउंड है, इनको याद रखना है, इनकी जनरल नेमिंग है तो इनके जो नेम है वो याद रखना है आपको, क्योंकि नेमिंग करेंगे तो फिर हमें दिक्कत आएगी, इसलिए इनको याद रखना पड़ेगा। ये थोड़े बेसिक कंपाउंड है, इनको याद रखना पड़ेंगे। साइक्लिक साफ करती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे और उनकी नेमिंग देखेंगे कि उनका जनरल नेम क्या है वो देखेंगे। अब इसको क्लीन करती हूँ मैं। यहाँ पर कुछ और साइक्लिक कंपाउंड लेंगे और उनके जनरल नेम देखते हैं। अगर एक बेंजीन रिंग है उसके ऊपर एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है तो इसको बोलते हैं फिनोल। फिनोल। अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, मैंने ऑर्थो, मेटा और पेरा पोजीशन आपको बता दी है तो वो ध्यान में रखना है। इसको बोलते हैं ऑर्थो, मेटा और पेरा। अगर यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है तो इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रिसोल। ऑर्थोक्रिसोल। अगर OH जुड़ा है यहाँ पर और उसकी मेटा पोजीशन पर एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है मेटा पोजीशन पर, इसको मेटा क्रिसोल बोलते हैं। अगर पेरा पोजीशन पर जुड़ा होता है तो उसको पेरा क्रिसोल बोलते हैं। इसको बोलेंगे पेरा क्रिसोल। नेक्स्ट देखते हैं, अगर एक मिथाइल ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग से अटैच्ड है और उसके अलावा एक और मिथाइल ग्रुप अगर ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ता है तो इसको बोलते हैं ऑर्थोजाइलिन। ऑर्थोजाइलिन। नेक्स्ट देखते हैं, एक बेंजीन रिंग है और इसमें है मेटा पोजीशन पर है मिथाइल ग्रुप, एक और मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर देखते हैं तो इसको बोलते हैं, थोड़ा सा मार्कर सही से चल नहीं रहा यार मेरा, इसको बोलते हैं मेटाजाइलिन। मेटाजाइलिन। और अगर CH3 ग्रुप पेरा पोजीशन पर जुड़ेगा तो इसको बोलेंगे पेराजाइलिन। पेराजाइलिन। ये हमने जो साइक्लिक कंपाउंड है उनके जनरल नेम देखे हैं और ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम ही है। अब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी देखेंगे जिसमें कार्बन के अलावा अदर एटम जो है वो साइक्लिक रिंग में प्रेजेंट रहते हैं तो उनको हम बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। और यहाँ पर मैंने 2 और एग्जाम्पल भी बताए थे, वो भी आपको याद रखना है। बेंजीन है, एक बेंजीन रिंग है तो इसको बोलते हैं, इसके साथ एक और अटैच है तो इसको हम बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, इसको हमने बोला था नेफ्थलीन। नेफ्थलीन। अगर बेंजीन की 3 रिंग है या 3 रिंग है तो उसको हम बोलेंगे
उसको बोलेंगे एंथ्रासीन। बॉन्ड जो है उनको अल्टरनेट लगाना है आपको, और इसको बोलेंगे एंथ्रासीन। एंथ्रासीन एंथ्रासीन बोलेंगे। नेफ्थलीन, एंथ्रासीन और मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन, इनके जनरल नेम देख लिए हैं, तो इनको याद रखना है। अब हम देखते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को, जिनमें कार्बन के अलावा हेट्रोएटम प्रेजेंट रहेगा, तो उनको देखते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को देख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, एक 5 मेंबर रिंग है और उसमें एक हेट्रोएटम ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सिंगल, डबल, सिंगल और डबल। तो ये हो गया, इधर बॉन्ड लगे हुए हैं 2, तो इसका जनरल नेम होगा फ्यूरोन। नेक्स्ट देखते हैं, एक और 5 मेंबर रिंग है, इसमें सल्फर हेटेरो एटम है, सल्फर, इसको बोलते हैं थायोफिन। थायोफिन इसका जनरल नेम है। उसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं, हेटेरोएटम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच कर देंगे इसके साथ में, तो इसको बोलते हैं पायरोल। नेक्स्ट देखते हैं, ये बॉन्ड लगाना इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं हमको। अब नेक्स्ट देखते हैं, 6 मेंबर रिंग है, एक नाइट्रोजन है यहाँ पर हेट्रोएटम, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच है इसके साथ में। इसको थोड़ा सा सही बनाना पड़ेगा, मेरे से सही नहीं बनी है। और ये एक 6 मेंबर रिंग है, तो इसको बोलते हैं पायरीडीन। और नेक्स्ट देखते हैं, एक बेंजीन रिंग है। ये सारे हेट्रोएटम वाले साइक्लिक कंपाउंड है, इनको देख रहे हैं अभी। इसको बोलते हैं इंडोल, इसको बोलेंगे इंडोल, इसको बोल रहे हैं इंडोल। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर दोनों 6 मेंबर रिंग है, यहाँ पर नाइट्रोजन एटम है, हेट्रो एटम, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो इसको बोलते हैं क्विनोलिन। फिनोलिन इसका नेम होगा। तो यहाँ पर हमने कुछ हेट्रो एटम वाले कंपाउंड लिए हैं और उनकी नेमिंग की है, तो इनको भी याद रखना है। अब देखते हैं कि बॉन्ड कैसे गिनते हैं, कोई भी कंपाउंड है उसमें बॉन्ड की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, कोई भी कंपाउंड लेते हैं उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं, एक कंपाउंड ले लेते हैं डायरेक्ट, CH3 CH2 तो यहाँ पर ये है ब्यूटेन है। तो यहाँ पर हमको देखना है कि कितने इसमें सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर हमको पाई बॉन्ड तो एक भी नहीं दिख रहा है, जिसमें पाई बॉन्ड तो 0 है। अब सिग्मा और पाई बॉन्ड की काउंटिंग कैसे करते हैं, मतलब कैसे कैलकुलेशन करते हैं, तो उसको देखते हैं। करते हैं तो इसको पूरा खोलते हैं हम। 4 कार्बन है, तो ये 3 और ये 4 हो गए। तो यहाँ पर 4 कार्बन है, तो इधर
यहाँ पर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन है। तो ये 4 कार्बन है, तो यहाँ पर 3 ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो यहाँ पर 13 या 13 सिग्मा बॉन्ड है। तो हमने काउंट किए कि कितने हैं, तो 13 सिग्मा बॉन्ड है, नहीं है। एक और कंपाउंड लेते हैं, क्योंकि ये हमको पूछ लिया जाता है, कभी कभी कोई कंपाउंड दे दिया जाता है, उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करने को दे दिया जाता है। वैसे तो ये सिंपल है, पर फिर भी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, ब्यूटीन का ले लेते हैं। तो यहाँ पर CH3 CH2 और CH2। तो यहाँ पर ये है ब्यूटीन, ब्यूटीन ब्यूटीन है यहाँ पर। तो इसमें काउंट करना है सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं। तो इसको खोलते हैं, दो हाइड्रोजन इधर, डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो 1 3 सिग्मा और 3 के बाद में 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यहाँ पर 12 सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड, ये ऐसे है। तो एक बार और कर लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यहाँ पर 12 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है। अब देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं और उसमें निकालते हैं। ये बेसिक चीजें हैं, ये सिखाना जरूरी है। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ऊपर देख लेते हैं। तो यहाँ पर ले रहे हैं अपन प्रोपाइन ले लेते हैं ना, प्रोपाइन है। तो वह CH3 और CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये है प्रोपाइन। तो इसमें बॉन्ड काउंट करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे होंगे H और इधर एक, इधर यहाँ पर 3 बॉन्ड होंगे और इधर भी एक हाइड्रोजन रहेगा। तो इस ऐसे रहेगा स्ट्रक्चर इसका। तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं अटैच कर रहे, सिर्फ अपन समझने के लिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पर 7 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। जब कोई भी कंपाउंड आता है, किसी भी कंपाउंड को लेते हैं, तो उसमें अगर एक से ज्यादा बॉन्ड आ रहे हैं, तो वो जितने भी बॉन्ड होंगे वो पाई बॉन्ड होंगे। जैसे कि यहाँ पर है, तो केवल और केवल एक बॉन्ड ही जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, बाकी के जितने भी बॉन्ड होते हैं वो सब पाई बॉन्ड होते हैं। लेकिन जब पाई बॉन्ड जो होता है वो बिना सिग्मा बॉन्ड के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन जो सिग्मा बॉन्ड है वो कर सकता है। जो पाई बॉन्ड होता है वो नॉन ज्योमेट्रिकल बॉन्ड होता है, वो हम हाइब्रिडाइजेशन में देखेंगे। यहाँ पर हमने देखा है कि कैसे हम पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है और यहाँ पर 7 सिग्मा बॉन्ड है। ऐसे हम कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं और उनमें बॉन्ड काउंट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, उसको देखते हैं। ये क्लीन करके देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में थोड़ा सा सही से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं, अगर हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू होती है 2, तो उसको बोलते हैं SP हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर उसकी ज्योमेट्री की बात करते हैं। तो ये थोड़ी सी चीजें याद रखनी है हमको, बाकी मैं समझा दूंगी आपको। तो अगर SP हाइब्रिडाइजेशन होगा तो जो उसकी ज्योमेट्री होगी वो लीनियर होगी और जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री का 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू होगी 3, जिसमें सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट करते हैं, है ना, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू 3 हुई तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और जिसकी ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। ट्राइगोनल प्लेनर और बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री का।
और अगर हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू जिसमें सिग्मा और लोन पेयर को काउंट करते हैं और उनकी वैल्यू उनको टोटल करते हैं, जैसे कि 2 प्लस अगर लोन पेयर 1 है तो 3, तो यहाँ पर 3 आई हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू, तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा और ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री आएगी। अगर बॉन्ड एंगल जैसे कि लोन पेयर आता है तो लोन पेयर से जो बॉन्ड एंगल होता है वो डिक्रीज होता है, वो भी देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। पर अभी थोड़ी सी ये याद रखने वाली चीजें, तो इनको याद रख लीजिए आप। उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू अगर 4 होगी तो sp नहीं, यहाँ पे तो sp2 होगा और यहाँ पर sp3 होगा। यहाँ पर एग्जांपल जो भी लिया हो, मैंने गलती से कुछ गलत कर दिया तो देख लेना। sp3 अगर 4 होगी तो sp3 होगा और उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल, टेट्रा, और बॉन्ड जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109 डिग्री और 28 मिनट का होगा। जैसे कि कुछ बेसिक चीजें बता देती हूँ मैं, वो आपको याद रखना है, उससे आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना और भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम बोलते हैं sp3, वहां पर होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा वहां पर। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। मोस्ट केस में ये काम करता है, लेकिन कभी कभी नहीं करता है, तो वो भी एक एग्जांपल लेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पर मोस्ट केस में ये रूल काम करेगा। देखते हैं, कुछ कंपाउंड लेंगे और उनमें हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। जैसे कि ये कंपाउंड है CH2 CH3, ये कंपाउंड है। या और बढ़ा लेते हैं हम इसको, CH2 यहाँ पर लगा देते हैं, CH ही रहने देते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड और CH3, ये एक कंपाउंड है। तो यहाँ पर देखते हैं सिग्मा, यहाँ पर क्या देखना है, हाइब्रिडाइजेशन देखना। तो इसमें देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, तो ये केवल सिंगल बॉन्ड से ही अटैच्ड है, तो इसमें होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी बात करते हैं तो इसमें भी सिंगल बॉन्ड है दोनों तरफ से, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका। अगर डबल, इसमें अगर डबल और एक कार्बन डबल और सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है तो मल्टीपल जो बॉन्ड है उसको प्रेफरेंस देंगे। अगर एक कार्बन डबल और सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है तो उसमें हम प्रेफरेंस जो है वो डबल बॉन्ड को देंगे, न कि सिंगल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है, तो यहाँ पर जो होगा वो होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर इसमें देखते हैं तो ये तो केवल इसमें भी सिंगल बॉन्ड होंगे, अगर हाइड्रोजन को खोलेंगे तो यहाँ पर हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, तो ये होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड ए को लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं CH3, नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मिस्टेक की है, तो ये यहाँ पर CH2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड है और 2 इधर होंगे तो 4 हो जाएंगी, इसकी वैलेंसी पूरी होगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी मैंने किसी कंपाउंड में लिख दिया हो तो आप उसकी वैलेंसी पूरी कर लेना और हाइड्रोजन को हटा देना गलती से कभी जुड़ गया हो तो। यहाँ पर CH3 CH2 और C कार्बन और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, और ये हो जाएगा CH, और ये एक कंपाउंड है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, तो ये होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और इस वाले इसमें देखते हैं तो यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, तो ये होगा sp हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये सब sp हाइब्रिड होंगे, ये दो कार्बन sp हाइब्रिड होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम s कैरेक्टर को देखते हैं कि कैसे s जो कैरेक्टर है जैसे जैसे बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और s कैरेक्टर घटता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटती है। तो कुछ कंपाउंड देखते हैं और उनको देखेंगे कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर जो है वो बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, एग्जाम्पल और ले लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा, क्योंकि हर बार ये रूल काम करेगा जरूरी नहीं है, कभी कभी कुछ ऐसे कंपाउंड आ जाते हैं जो एक्सेप्शन जैसे होते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। एक कंपाउंड और ले लेती हूँ मैं, CH3 CH2 और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH,
नहीं, इसको नहीं लगेगा डबल बॉन्ड और CH2, तो ये एक कंपाउंड एलिन बोलते हैं इसको। तो इसमें देखते हैं, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। अब इस वाले कार्बन को देखते हैं, तो इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी, तो यहाँ पर हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे, तो ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वो नॉन ज्योमेट्रिकल बॉन्ड है, उनको काउंट नहीं करेंगे, केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड को ही काउंट करेंगे। तो यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर है 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पर देखेंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जो पाई बॉन्ड है वो नॉन ज्योमेट्रिकल बॉन्ड है, उनको काउंट नहीं करेंगे। अब देखते हैं s कैरेक्टर को। sp अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन देख लिया, तो ऊपर ही उधर ही दिखा देते हैं। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर s कैरेक्टर अगर यहाँ पर देखते हैं तो दो अलग अलग फैमिली के दो मेंबर है, जहाँ पर जैसे कि 100% है, तो 100% में से जो 50% है वो s होगा और 50% p होगा। p होगा, s और p दोनों मिलकर 100% है, तो इसमें से 50% s का होगा, s कैरेक्टर होगा, और 50% p कैरेक्टर होगा। तो इसमें जो होगा एस जो होगा वो 50% होगा। यहाँ पर देखते हैं तो एस कैरेक्टर कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर दो मेंबर जो है वो अलग फैमिली के हैं और एक मेंबर जो है वो अलग फैमिली का है, तो उसमें होगा 33% एस कैरेक्टर होगा, क्योंकि पी जो है 66 कितने इसमें 66%, तो उसका अलग होगा। और जो अलग दो मेंबर जो है वो अलग फैमिली के हैं, तो यहाँ पर इसका होगा 33.33% जो होगा वो एस कैरेक्टर होगा। और यहाँ पर देखते हैं तो 3 मेंबर जो होंगे वो एक अलग फैमिली के होंगे और एक मेंबर, तो टोटल मिलाकर 4 है, तो 100% में से बांटेंगे इनको, तो ये हो जाएगा 25% एस कैरेक्टर होगा। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हमने देख लिया है, तो यहाँ पर ही समझ लेना। तो इसमें देखा है कि जैसे जैसे अगर बॉन्ड बढ़ते हैं, बॉन्ड इंक्रीज होते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो एस कैरेक्टर भी बढ़ता है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं हम, इन तीनों में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर एस कैरेक्टर ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हम इन तीनों कार्बन, जो तीनों बॉन्ड वाले देखते हैं अपन, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को देखते हैं, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। फिर उसके बाद में जैसे एस कैरेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा, अगर एस कैरेक्टर कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम। इन दोनों का ऑर्डर, मतलब ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो एस कैरेक्टर भी बढ़ता है, तो मतलब अगर एस कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इसी प्रकार हम बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं हम, यहाँ पर थोड़ा सा मीडिया है, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो देखते हैं, तो यहाँ पर जो अगर बात करते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो जो सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है और ट्रिपल बॉन्ड वाले की सबसे कम होती है। ये है बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का देखते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम अगर कहाँ पर लिखती हूँ, इधर ही लिखती हूँ, उल्टा हो जाता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। जब कभी भी किसी भी कंपाउंड में जो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन है उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होगा, क्योंकि जो नेगेटिव है ना, जो नेगेटिव कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस कार्बन पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो हाईली स्टेबल कंपाउंड माना जाएगा वो। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे अगर एस कैरेक्टर है तो ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी।